हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, ये जो क्लास होने वाली है, यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम समझेंगे कि जिस हिंदी को आज राजभाषा के तौर पे प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने मानकीकृत रूप तक कैसे आई, किस प्रकार से इसकी यात्रा रही और कैसे कैसे विभिन्न पड़ावों से होते हुए ये एक मानकीकृत स्वरूप तक आई। पीछे आप टाइटल से देख भी सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास भारतेंदु युग से मानक भाषा तक कैसे हुआ, इसको आज हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और इसे शेयर कर दीजिएगा डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस विषय से रिलेटेड कुछ जानकारी बेहतर तरीके से प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदी साहित्य की अगर बात करें और हिंदी भाषा की स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो हम सब ने एक बहुत बड़ा इतिहास देखा है। आदिकालीन संस्कृत से लेके वो जो लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, फिर ये ब्रज अवधि का दौर रहा, फिर एक वो दौर रहा जहाँ पे लोग ब्रज को लें या हिंदी को लें या हिंदी की जो आंचलिक भाषाएं हैं उसकी बात करें, तो एक वो बहुत लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष के बाद हिंदी अपने प्रबुद्ध स्वरूप में आई, खड़ी बोली स्वरूप में आई और फिर उसका मानकीकरण हुआ। तो आज के वीडियो में हम इसी को देखेंगे, समझेंगे और अंत में एक घोषणा भी है, एक विशेष घोषणा है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सबके लिए एक बहुत स्पेशल विशेष घोषणा है जिसकी हम लोग बात करेंगे। खैर, हम जिन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं वहां पे एक तो पॉइंट है जहां पे हिंदी के मानक रूप का ऐतिहासिक विकास को हम देखेंगे, और इस प्रक्रिया के लिए हम हिंदी साहित्य, खासकर जो आधुनिक काल है, क्योंकि उसके पहले हमको पता है कि अवधी ब्रज भाषाएं बहुत हावी थी। उसके पहले अगर बात की जाए, आदिकाल की अगर बात कर ली जाए, तो वहां पे आपको पता है कि कहीं ना कहीं अपभ्रंश, अवहट्ट बहुत ज्यादा हावी थी। फिर धीमे धीमे हिंदी का एक क्लियर जो वर्जन है वो हमारे सामने आता जाता है। लेकिन फिर आता है भक्ति काल, जहां पे निश्चित तौर पे अवधी और ब्रज का संपूर्ण साम्राज्य था। लेकिन जो हिंदी अपने नए रूप और नए कलेवर में दिखती है, वो कहीं ना कहीं हमें भारतेंदु युग से दिखती है। और भारतेंदु युग से आधुनिक युग तक की बात हो रही है, तो आधुनिक युग में हम बात करेंगे 1960 के बाद की भी जो समकालीन कविताएं लिखी गई, वहां तक हिंदी ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। उस प्रगति को एक क्या कहते हैं, सारांश वे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो हिंदी भाषा का मानकीकरण की यात्रा और इसके प्रमुख चरणों को भी हम देखते जाएंगे इस दौरान की क्या चीजें कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, प्रारंभिक स्वरूप की बात की जाए तो खड़ी बोली का विकास सबसे पहले तो क्या था कि 19वीं शताब्दी में, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बेटर है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली को हिंदी गद्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ। देखिए, जब 1850 से लेके 1900 का युग भारतेंदु युग कहा जाता है, इस दौरान एक बहुत ही सुयोग्य साहित्यकार जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था, जिनको भारतेंदु की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने बहुत शानदार प्रयास किए। अब प्रयासों का जो रिजल्ट है वो ये रहा कि भारत में गद्य एक विधा के रूप में स्थापित हुई, नंबर 1। नंबर 2, गद्य में हिंदी भाषा यानी कि जो मानक हिंदी भाषा है, या कह सकते हैं इनिशियली खड़ी बोली के प्रयोग की शुरुआत हुई। और पद्य में भी ब्रज का थोड़ा सा मोह छूटा और हिंदी भाषा की तरफ जो कवि थे वो आगे बढ़ना शुरू हुए। हिंदी भाषा को लेकर उन्होंने रचनाएं करनी शुरू की। ठीक है, व्याकरण और शब्दावली में बहुत सी अनिश्चितताएं थी, उसको वहां पे दूर करने के प्रयास हुए। ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़े आगे देखेंगे भी कि ब्रज का व्याकरण थोड़ा अलग है, हिंदी का व्याकरण थोड़ा अलग है, मतलब मानक हिंदी का व्याकरण थोड़ा अलग है, शब्दावलियां भी बहुत सारी अलग हैं। ठीक है, इनफैक्ट जैसे हम एक ही चीज को ब्रज में अलग तरीके से कहते हैं, अवधि में अलग तरीके से कहते हैं, भोजपुरी में अलग तरीके से कहते हैं, शायद अपभ्रंश और अवहट्ट का और अलग होगा, और है ही। तो खड़ी बोली का व्याकरण ब्रज के व्याकरण से अलग था, अवधि के व्याकरण से अलग था, तो उसका भी विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन जो कवि थे उनका बहुत योगदान रहा। आप सबको पता है प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट, इन सारे कवियों का अत्यधिक योगदान था। जिसके बाद हम लोग द्विवेदी युग को देखेंगे, लेकिन पहले भारतेंदु युग को देख लेते हैं। तो खड़ी बोली को साहित्य और संवाद की भाषा बनाने की शुरुआत हुई। हम यूपीएससी के सिलेबस में भारत दुर्दशा भी है, और जब हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को जरूर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने भारत की क्रिकेट टीम में किसी बहुत अच्छे ऑलराउंडर को अगर देखा हो, तो आप उस ऑलराउंडर से तुलना उस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कर सकते हैं। वो भी तब
जब भारत में इस प्रकार की चीजों को कोई जानता ही नहीं था सही से, वहां पे बड़ा आमूल चूल बदलाव लाने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, उस समय अस्थिरता और विविधता का बहुत दौर था। ठीक है, व्याकरण, शब्द चयन और वाक्य संरचना में अनिश्चितता थी। और मैंने जैसा बताया कि ब्रज भाषा का बहुत प्रयोग हो रहा था। बस जैसे आप जब सूरदास को पढ़ते हैं, जब आप कवितावली में तुलसीदास को पढ़ते हैं, तो आपको ब्रज भाषा दिखती है। ठीक है, मैया मैं तो नंद खिलौना ले हूँ। आप आज भी वृंदावन में अगर लोगों के प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े संत और बड़े बड़े कथावाचक जो अपना प्रवचन देते हैं, वो बेसिकली ब्रज भाषा रहती है। ठीक है, कि मैया मोरी तुमसे न ले पाई का, इस तरह की जो चीज़ होती है कि तुम न ले पाई का, या तुम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, वो मैं उतने उस एक्सेंट के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, पर कि जे ना हो रही मेरे से। तो इस तरह की जो चीज़ें बोली जा रही हैं, ये ब्रज के इफेक्ट के कारण है। ये मुझसे नहीं हो पा रहा, ये आपकी खड़ी बोली में आ जाता है। ठीक, तो क्या है कि इस प्रकार के शब्दों का चयन, अनिश्चितताएं थी, कवि भी द्वंद्व में थे कि किसको लेके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। आपको इस दौरान कुछ चीजें और पैरेलली याद करते रहनी होंगी। जैसे अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक भारतेंदु क्लब था ना, आपको पता होना चाहिए। वो क्या था भारतेंदु क्लब? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या है भारतेंदु क्लब। ठीक है, इसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे लिखा गया द्विवेदी युग। ये 1920 लिखा हुआ है, बेसिकली इसको 1918 होना चाहिए था। ठीक है, ये 1918 तक एक जो स्टैंडर्ड है वो माना जाता है। ठीक है, 1920 तक कुछ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी रचनाएं आगे तक जाके प्रसारित हुई, और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती आपके सिलेबस में भी है। खैर, द्विवेदी जी के साथ जो सबसे खास बात है ना, उन्होंने उस समय कवियों को अनुशासित रहने के लिए बहुत अच्छे से मार्गदर्शित किया। अनुशासन किस बात का? कि भाई खड़ी बोली में रचनाएं करनी है, अवधि में और ब्रज में रचनाएं नहीं करनी है। बहुत हो गया, अवधि ब्रज में हमने बहुत रचनाएं कर ली, हमको अभी खड़ी बोली में रचना करनी है। और खड़ी बोली के लिए आपको अनुशासित होना जरूरी है। उनको सहयोग भी मिला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, आपके श्रीधर पाठक जी जैसे कवियों का, मैथिली शरण गुप्त जैसे मूर्धन्य कवियों का, राष्ट्रकवि भी उन्हें कहा जाता है। उनकी बहुत सारी रचनाएं कि आपने सुनी होगी यशोधरा के बारे में कि माँ का एक कहानी, राजा था या रानी। ठीक है, अब वहाँ पे बोलते हैं कि मैया मोरी एक कहानी, राजा था या रानी, कुछ ऐसा करके बोल देते शायद, लेकिन उन्होंने उसको खड़ी बोली में बोला, जो उसको शानदार बना देता है। फिर भारत भारती एक ऐसी रचना है कि इतने सारे कोटेशंस आपको मिल जाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, खैर, तो क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के लिए एक रूपता स्थापित करने का बड़ा प्रयास किया गया। खड़ी बोली व्याकरण किया कामता प्रसाद गुरु और किशोरीलाल वाजपेयी द्वारा इन्होंने भाषा सुधार आंदोलन शुरू किए और खड़ी बोली को आम जन की भाषा बनाने की कोशिश की। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1918 के बाद जब भारत में असहयोग आंदोलन हमको देखने को मिलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है, भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलता है, इस दौरान बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलते हैं। इन सभी आंदोलनों की आधारशिला क्या थी? हिंदी थी। और कौन सी हिंदी थी? खड़ी बोली हिंदी थी। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, नेहरू का, पटेल का बहुत योगदान था, अबुल कलाम आज़ाद का बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत ज़्यादा योगदान था मदन मोहन मालवीय जी का, बहुत ज़्यादा योगदान था हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे उन लीडर्स का जो बांग्ला से रीजन से आते हैं, फिर भी उन्होंने हिंदी की वकालत की कई जगहों पे। योगदान था भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का। आज फिर मक्तल में कातिल, ये मैं बिस्मिल अजीमाबादी की लाइन बोल रहा हूँ, पर ये बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल और उनके जो साथी क्रांतिकारी थे वो गाया करते थे कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो ये एक द्विवेदी युग ने एक बहुत बड़ा अध्याय क्रिएट किया। ये बहुत बड़ा अध्याय था हिंदी भाषा के क्षेत्र में। ठीक है, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या थी? संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को अपनाने का सुझाव दिया गया। क्यों? क्योंकि संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी इतनी प्रचलन में आ चुकी थी कि उसको किसी डिस्कशन या डिबेट से अलग हटा देना लॉजिकल ही नहीं लगता था कि भाई इसको तो रखना ही रखना है। तो उन्होंने कहा कि इसको प्रयोग कर लेते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लफ्ज़, अल्फाज, ऐसे बहुत सारे शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हिंदी भाषा के ओरिजिनेटेड शब्द नहीं है, विदेशी शब्द हैं। आप रिक्शे की बात कीजिए, ठीक है, आप चम्मच की बात कीजिए, आप चीनी की बात कीजिए, आप फुर्सत की बात कीजिए, आप लम्हों की बात कीजिए, ठीक है, आप कंप्यूटर की बात कीजिए, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है ना। रेल की बात कीजिए, ट्रेन की बात कीजिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो ये शब्दों को प्रयोग क्यों ना किया जाए? ये शब्द तो आम बोलचाल की भाषा में मिक्स हो चुके थे, तभी इनका प्रयोग किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, व्याकरण में सुधार किया, लिंग, वचन और शब्द रूपों में स्थिरता, साहित्य में गद्य और पद्य की भाषा को एक समान बनाने का प्रयास। खैर, यहाँ पे थोड़ा पहले आ जाते हैं।
हम सबको पता है कि संस्कृत में हम बहुत सारी चीजें देखते थे, जैसे संस्कृत में द्विवचन का बड़ा कॉन्सेप्ट था। द्विवचन को हटा ही दिया गया। जो लिंग की बात हो रही है तो जो नपुंसक लिंग संस्कृत में बहुत ज्यादा देखा जाता था, वो न्यूट्रल जेंडर यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि ये विकसित क्रम इसका हमको शुरुआत से ही देखने को मिलता है। हमको पाली प्राकृत के समय से कहीं ना कहीं चीजें हटते हटते दिखती हैं, पर उसका क्लियर कट स्वरूप हमको यहाँ पर जब खड़ी बोली के साथ देखने को मिलता है, जो मानक हिंदी में भी अपनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों में बहुत आपको अंतर देखने को मिला। या जैसे हम रामा 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 राम से ये सारी चीजें जो देखते हैं, मैं अक्सर जब छोटा था तो ये बालक शब्द रूप, राम शब्द रूप, छात्र शब्द रूप हम लोग सब देखा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो शब्द रूपों में एक रूपता आई। ठीक है, और फिर क्या कि साहित्य में गद्य और पद्य की भाषा को एक समान बनाने का प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि एक कि अगर कहने का माध्यम सेम है और अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में महारत हासिल हैं और भारत में उस भाषा को लेकर अलग जगह है, तो उनका साहित्य कामयाब कहलाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, अदरवाइज तो नहीं पढ़ेंगे ना यार। तो एक प्रकार की समरूपता लाने की कोशिश की गई भाषाओं में। ठीक है, फिर आता है छायावाद और प्रगतिवाद। 1918 से लेके 1936 तक आपको छायावाद था और 1936 से लेकर 1943 तक आपको प्रगतिवाद देखने को मिलता है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की जो पहली बैठक होती है, मुंशी प्रेमचंद जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, लखनऊ में होती है। वहां से प्रलेस और प्रगतिवाद की शुरुआत होती है और प्रगतिवाद में आपको वामपंथ दिखेगा। उसके पहले छायावाद है, जहां पे बहुत सी प्रतीकात्मकता दिखेगी। छाया का मतलब क्या है? प्रतीकात्मकताएं दिखेंगी, आपको बिंब दिखेंगे बहुत सारे। स्वच्छंदतावाद जिसे कहा जाता है, रोमांटिसिज्म, जो वेस्ट में बड़ा पॉपुलर था, वो भारत में देखने को मिलता है आपको। जैसे वहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ देखने को मिलेंगे, लूसी को लेकर कविताएं लिखते हैं, वैसे ही आपको सुमित्रानंदन पंत लिखेंगे, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो एक बड़ा हुआ छायावादी कवियों और कथाकारों का योगदान। उन्होंने जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, बहुत सारे लोग थे जो आधारभूत स्तंभ थे छायावाद के दौरान ही जब प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, उसी बॉर्डर पे ही प्रेमचंद जी की और जयशंकर प्रसाद जी दोनों की मृत्यु हुई। 36 में प्रेमचंद जी की, 37 में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई। जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम शानदार सबसे बड़ी रचना थी, वो उसी मुहाने पे लिखी गई, कामायनी, छायावाद के मुहाने पे लिखी गई। और उससे पहले ही कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी रचनाएं प्रेमचंद जी की देख चुके थे, जो छायावाद के दौरान ही लिखी गई, क्योंकि पहले उन्होंने उर्दू में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, फिर उन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया और अनुदित हुई तो पूरे भारत में छा गई। और आज हम उनको इतने ज़्यादा सम्मान के साथ देखते हैं। और शायद एक वजह यह भी थी कि उस समय जो ऐसे साहित्यकार, जो समीक्षक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेमचंद को थोड़ा साइड भी किया था। खैर, वो एक अपना अगला समय था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था पर आ गया उनका। मतलब ऐसे नहीं, मतलब जब प्रेमचंद जी की बात की गई, निराला की बात की गई, कबीर की बात होगी तो शुक्ल जी थोड़े नेपथ्य में चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, और द्विवेदी जी फ्रंट में आ जाते हैं। पर ठीक है, जहाँ पे द्विवेदी जी नेपथ्य में जाते हैं वहाँ पे शुक्ल जी फ्रंट में आते हैं, जहाँ पे शुक्ल जी फ्रंट में आते हैं वहाँ पे द्विवेदी जी नेपथ्य में चले जाते हैं। खैर, तो गद्य साहित्य में मानक हिंदी का विकास, शिक्षण संस्थानों और पाठ्यक्रमों में हिंदी का प्रसार, बहुत इन्होंने योगदान दिया। और शुक्ल जी के योगदान को इसलिए आंकना चाहिए कि उन्होंने किसी किताब का वो जो शुरुआती कुछ पन्ना होता है, आमुख, उसमें जो चीजें लिखी, उसके आधार पर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया गया। वो इतना विस्तारित था कि आज अगर शुक्ल जी का वो आमुख, यानी ये जो शुरुआती कुछ शब्द नहीं होते हैं, भूमिका जिसे कहते हैं, भूमिका, अगर उन्होंने उसकी हिंदी साहित्य सम्मेलन की उसका न लिखा होता तो शायद आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास ना देख रहे होते उस रूप में। तो बहुत बड़ा योगदान है आचार्य शुक्ल जी का। और इसी कारण जो हिंदी अपने गति में आगे बढ़ी, ऐसे महनीय विद्वानों का बहुत ज्यादा योगदान था। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम के रूप में अपनाया गया। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने उस पद जाए वीर अनेक, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सारी ऐसी कविताएं, बहुत सारी। ठीक है, तो ये सब हिंदी भाषा एक्यूमुलेट हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में हमको सामने आने को दिखती है। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार में गांधी जी और अन्य नेताओं का बहुत शानदार योगदान देखने को मिलता है। गांधी जी का मैंने नाम भी लिया। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलनों की जो नींव थी वो हिंदी भाषा थी। गांधी जी ने लोगों को जोड़ा भी और गोखले जी की बात को समझा भी कि लोगों को उद्वेलित करने से पहले लोगों को समझना होगा, लोगों को समझने से पहले उनकी भाषा को समझना होगा। और मैक्सिमम लोगों की कॉमन भाषा हिंदी थी, हिंदी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। गांधी जी कॉमन्स पे फोकस करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा को पकड़ा। गांधी जी कॉमन्स पे फोकस करते थे, इसलिए उन्होंने नमक को एक सिंबल के रूप में लिया, क्योंकि वो तो हर घर में खाया जाता है। तो ये बहुत स्पेशलिटी थी गांधी जी की। ठीक है,
बहुत सारे नेताओं का और भी योगदान है। मैंने कुछ और लोगों का नाम लिया, मैंने क्रांतिकारियों का भी नाम लिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, क्या कहते हैं, जितने भी उस समय के क्रांतिकारी थे, उन सभी क्रांतिकारियों ने बड़े ही सशक्त तरीके से हिंदी भाषा को सामने लिया। इनकलाब जिंदाबाद बोला गया तो इनकलाब जिंदाबाद के बाद की जो चीज़ें थी वो आपकी हिंदी भाषा में थी। इनकलाब जिंदाबाद हालांकि अलग भाषा के लफ्ज़ है, लेकिन वो हिंदी में ही उतने ही आत्मसात किए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ सहअस्तित्व का विचार भी आया, क्योंकि हम सबको पता है कि आज़ादी से पहले जहाँ पे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सोचा जा रहा था, आज़ादी के बाद वो मुकम्मल नहीं हो पाया। वजह क्षेत्रीय स्तर पे बहुत सारे नेता आए और उन्होंने बोला कि भाई अपनी बातें को रखा उन्होंने कि यार अगर हिंदी को हम आगे रखेंगे तो बाकी भाषाएं छोटी कहलाएंगी और हिंदी वालों भाषियों को भी बाकी भाषाएं समझनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आई, हम सब ने पिछले क्लास में त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी पढ़ा था, तो इस तरह की चीज़ें भी आई। तो हिंदी को बहरहाल वो राष्ट्रभाषा वाला स्टेटस नहीं मिल सका, लेकिन हिंदी को संपर्क भाषा का स्टेटस जरूर मिलता रहा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद देखा जाए तो हमने इसको बात भी किया था कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से हमने देखा भी था। नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये तो भारतीय हिंदी दिवस है। ठीक है, फिर प्रशासन, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में शब्दावलियों का निर्माण हुआ। राजभाषा के रूप में, पत्राचार की भाषा के रूप में अगर हिंदी को हमको इस्तेमाल करना है तो एक निश्चित शब्दावलियाँ होनी चाहिए। उन शब्दावलियों का निर्माण हुआ, उस पर लगातार काम होता जा रहा है, उसमें बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, है ना। देवनागरी लिपि को टाइपिंग और मुद्रण के अनुकूल बनाने के प्रयास किए गए। चूंकि देवनागरी लिपि साइंटिफिक लिपि कहलाती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के लिए जहाँ में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है, देवनागरी के लिए लगभग 400 कॉम्बिनेशन चाहिए रहते हैं, लगभग 400 के आसपास कॉम्बिनेशन, क्योंकि मात्राएं अलग लगती हैं, शिरोरेखा अलग लगती है, बाकी क्या कहते हैं शब्द भी अलग अलग हैं, उसमें बहुत सारे सर्कल हैं, सेमी सर्कल हैं। तो इसलिए हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में टंकण बड़ा ही टफ हो जाता है, मुद्रण भी बड़ा टफ हो जाता है। इसको आसान करने के भी प्रयास किए गए। ठीक है, मानकीकरण की बात की जाए तो समस्याएं क्या थी? उच्चारण की, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव था, ज, झ, श, श आदि। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम विकास है, 90% लोग मेरा नाम विकास बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोड विकास लाइव है। जैसे ऑप्शनल के लिए अगर आपको ये बैच लेना है तो आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कितने सारे लोग विकास लाइव लिखते हैं, तो वहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत थी। फिर य और ज वाली थी, जैसे बहुत जगह आश्चर्य बोला जाता है और कुछ भाषाओं पे आश्चर्य बोला जाता था, आचार्य जी बोला जाता था। ठीक है, या आप र का अंतर देखेंगे कि बहुत जगह घोड़ा ही होता है पर उसको घोरा घोरा कहते हैं कि घोड़ा तो नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ना। तो इस प्रकार की दिक्कत, उच्चारण की दिक्कत थी। शब्दावली की बात की जाए तो साहित्यिक और लोक भाषाओं में बहुत सारी विविधता थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये बहुत भारी है, उसी भाषा में वो बोली में कहा जाएगा बहुत गरु है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नमक का नून भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे देशज शब्द हैं। छोड़िए, हिंदी भाषा में देख लीजिए, कमल के इतने सारे शब्द क्या कहते हैं पर्यायवाची हैं। आप किस पर्यायवाची का प्रयोग करेंगे? सूर्य के लिए इतने पर्यायवाची है, तो ये भी कंफ्यूजन का स्टेट है ना कि एक ही शब्द, एक ही चीज के लिए 20 शब्द हैं और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस प्रकार शब्दावलियों का भी समस्या आई। विदेशी क्षेत्रीय शब्दों के असमान प्रयोग की बात भी आई। जैसे अब नुक्ते का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। जैसे जलील जलील में अंतर है। जलील का मतलब क्या होता है? महान आदमी। जलील का मतलब क्या होता है? वही निकृष्ट गिरा हुआ आदमी। सागर, सागर में डिफरेंस है। सागर मतलब क्या होता है? वही सागर, समुद्र। सागर मतलब क्या होता है? आपका प्याला होता है। तो देयर इज वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हिंदी की बोलियों और हिंदी की जो विदेशी शब्द हैं उनको सही से उनका प्रयोग ना किया जाए तो इस प्रकार की चुनौतियां हमको देखने को मिलती हैं। व्याकरण की बात की जाए तो लिंग और वचन के रूप में अस्थिरता, मैंने अभी थोड़ी देर बताया, हालांकि इस पे काम हो रहा है और ठीक ठाक काम हो चुका है। ठीक है, संज्ञा और क्रिया के प्रयोग में भिन्नता, मैं फिर से बताया कि जैसे इंग्लिश में इनडायरेक्ट होता है, हिंदी में इनडायरेक्ट का प्रयोग बहुत तार्किक नहीं माना जाता है। ठीक है, कि उसने एक काम किया, एक काम उसके द्वारा किया गया। ठीक है, अब एक काम उसके द्वारा किया गया हिंदी में उतना सार्थक नहीं लगता है, उसने काम किया ही सार्थक लगता है। अंग्रेजी में ही सार्थक लग सकता है, हिंदी में नहीं लगता है। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें थी वो आ रही थी। लिपि की क्या? आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के लिए लिपि की समायोजन। अब एक ऐसी लिपि को खोजा जा रहा था जिसमें बोलियों के स्वर भी आ जाएं, या हम करें तो जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, द्रविड़ियन भाषाएं, उनके स्वर भी आ जाएं। जैसे जो ए और ओ की बात करते हैं, अ और औ की बात नहीं कर रहे। ए और ओ जो है ये हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर में आते हैं, पर अगर आप तमिल तेलुगु की बात करें तो वहां पे ह्रस्व इनका उच्चारण आता है। या अगर मराठी की बात करें तो वहां पे एक ज का एक अलग रूप आता है कि कायत जाला,
ठीक है। तो ये कायद जाला क्या हुआ वाला जो शब्द है, ये ज जो इस्तेमाल हो रहा है ये नुक्ते वाला ज भी नहीं है। तो इस प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए ताकि लिपि संपूर्ण हो जाए, लिपि में सभी स्वरों को हम वहां पे बता सकें। ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का अत्यधिक प्रभाव मैंने बताया, घोरा वाली बात बताई, पढ़ाई वाली बात बताई। हमारे गुरु जी देव थे, वो रोल नंबर ही नहीं कहते थे, वो रोल नंबर कहते थे। इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे कुछ लोग स्पष्ट को भी अस्पष्ट कहते हैं, वो स्पष्ट और अस्पष्ट अलग अलग नहीं बोलते, वो अस्पष्ट को तो अस्पष्ट कहते ही हैं, वो स्पष्ट को भी अस्पष्ट कहते हैं। तो ये भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है। फिर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब है। आप सबको पता है कि कई ऐसे शब्द जो पूर्वांचल में गलत माने जाते हैं वो पश्चिम में सही होते हैं। कई ऐसे शब्द जो उत्तर प्रदेश में उनका सही अर्थ होता है, आप हरियाणा में आएंगे उनके बहुत गलत अर्थ हो जाएंगे, पंजाब में बहुत गलत अर्थ हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी दिक्कत आई। शहरी और ग्रामीण हिंदी में अंतर, शहरी हिंदी थोड़ी सी वो खड़ी बोली के ज़्यादा नज़दीक थी, मानक हिंदी के नज़दीक थी। ग्रामीण में अभी भी वो मिक्स एंड मैच होता था कि हम थोड़ा थोड़ा काम करके आ गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी आ जाता था, काम करके आगे भी आ जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको दिख रही थी। ठीक है। तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के उपयोग में समानता, बहुत से लोग अब देखिए कि एक ही शब्द है उसको निदेशक भी लिखते हैं, निर्देशक भी लिखते हैं, डायरेक्टर भी लिखते हैं। ये भाई एक चीज डिसाइड कर लो, अभिनेता भी लिखते हैं और एक्टर भी लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, चिकित्सक भी लिखते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें आ रही, इन पे कहीं ना कहीं और बेहतर काम किया जाना बाकी है। मानकीकरण के लिए समाधान क्या है? क्षेत्रीय विविधता को हिंदी की समृद्धि मानकर स्वीकार करना होगा और उसको समायोजित कीजिए ना। अंग्रेजी में चाट टिकिया फुल्की चला जा रहा है, आपकी भाषा में क्यों नहीं आ सकता? आप उसको लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। शिक्षण संस्थानों और डिजिटल माध्यमों में एकरूपता का क्या कहते हैं प्रचार करना चाहिए। ठीक है। और प्रयास क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान और हिंदी आयोग और हिंदी निदेशालय ने बहुत सारे प्रयास किए हैं डिटेल में। हालांकि हम लोग पेड बैच में इसको पढ़ाते भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसके आगे डिटेल दे दूंगा, वहां पे आपको कहीं ना कहीं इसके पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। वहां पे आप बहुत सी चीजें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वहां पे। ठीक है। वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो हिंदी का बहुत बढ़ रहा है। साहित्य, सिनेमा और सोशल मीडिया में एक कूल हो गया है कि आप हिंदी में चीजों को लिखिए या देशज में लोगों को प्रयोग कीजिए। आप किसी चीज को इंग्लिश में लिखिए, पोस्ट को, उसी को हिंदी में लिखिए, आप देखेंगे हिंदी में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होगा। ये बढ़ता प्रभाव बताता है। हालांकि अभी भी प्रभाव को बेहतर किए जाने की जरूरत है। लोग इतनी ज्यादा वर्तनी की शुद्धियां करते हैं कि आदमी पढ़ते पढ़ते, देखते देखते थक जाता है। ठीक है। चुनौतियां क्या है? भाषाई शुद्धता बनाम व्यवहारिकता। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक मिनट रुकना, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हमको बोल देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कि नहीं यार भाषाई रूप से शुद्ध, जैसे बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं, आपको मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं जहां पे आम बोलचाल भाषा में ही पत्रकारिता होती है। बहुत जगहों पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पत्रकारिता शुद्ध मानक हिंदी में होनी चाहिए। अब इसमें एक द्वंद्व है जो चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हित पे हिंदी का प्रसार, हम सबको पता है कि आज जब भारत का डायस्पोरा सबसे बड़ा है दुनिया में, तो हिंदी का प्रसार तो खैर हो ही रहा है। हमने अमेरिका में भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को हिंदी में बात करते समझे देखा। हमने अटल जी का भी दौर देखा था जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी भाषा में ही अपना बयान दिया था। तो इस बात का ये परिचय है कि हिंदी मानक स्तर पर जितनी मैच्योर हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी प्रसिद्धि पा रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर काम किया जाना बाकी है, जहां पे जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके दिल से ये बात निकल के आए कि हिंदी का किस प्रकार से समायोजन करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि मानक हिंदी का विकास एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल युग में हिंदी को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों को समाहित करते हुए एक समृद्ध और मानक हिंदी का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसी लिपि को भी हमको करना चाहिए जिसमें सभी हमको दक्षिण भारतीय भाषाओं के स्वर भी मिल जाएं, ताकि कल को उनकी लिपि भी अगर देवनागरी करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। क्योंकि भाई स्वरों का ही समस्या है ना, वही दिक्कत हो रहा है, देवनागरी में मिल नहीं रहा है वो, तो उसको भी समाहित कर लिया जाए। उन शब्दों को भी समाहित करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमें एक प्रयास ये भी करना होगा कि हमें भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली और उड़िया लेक्चर को, जो साहित्य है उसको पढ़ते रहना होगा। हमें भी समझना होगा कि उनके भाषिक साहित्य में क्या चीजें दी हुई हैं, वो देखते रहना होगा। चलिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय 2026 को टारगेटेड प्रतिज्ञा जो बैच है वो 28 जनवरी से जो शुरू हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं बैच 28 जनवरी शुरू हो चुका है। ठीक है। अगले 10 दिन इस बैच में एडमिशन चलेगा, अगले 10 दिन इसमें एडमिशन चलेगा, उसके बाद फिर कक्षाएं शुरू होंगी। तो 10 दिन तक, 28 फरवरी से 10 दिन तक आप देख लीजिए कि जो अगला संडे है, मतलब कि मेरे ख्याल से 8 तारीख तक इसमें एडमिशन चलेगा। 9 तारीख से प्रॉपर ये बैच शुरू हो जाएगा। एक तरीके से दोपहर 1 बजे से कक्षाएं होती हैं और इस दौरान अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। देखिए,
हिंदी साहित्य बहुत ही बेहतर ऑप्शनल है, बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है। एक वीडियो में इसके बाद मैं 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊंगा जहां पे इस बात पे डिस्कशन भी करूंगा कि क्यों इतना बेहतर है। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नंबर पाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सबसे आसान और सबसे बेहतर और सबसे फोकस्ड वैकल्पिक विषय को चुनिए, हिंदी साहित्य को। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हमारे इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं 2026 में, ठीक है। और बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @official विकास करके, आप यहाँ पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या मेरी मेल आईडी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, vikas.singh@studiiq.com। आप यहां पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हिंदी साहित्य से जुड़ना है तो आप स्टडी IQ विजिट करके डिटेल्स देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।